गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम 12th क्लास की ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका चैप्टर नंबर 10 चला हुआ है, ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, मानव बस्ती किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक था इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, बस्तियों का वर्गीकरण। दो आधार पर किया था, एक थी ग्रामीण बस्तियाँ, दूसरी थी आपकी नगरीय बस्तियाँ। इन दोनों में जो डिफरेंस किया था वो किया था हमने यहाँ होने वाले कार्यों के आधार पर, कि जो आपकी ग्रामीण बस्ती है वहाँ पर अधिकतर प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी की जाती है, और जो आपकी नगरीय बस्ती है वहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था, इसमें हमने पढ़ी थी कि भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती किसे कहोगे। तो उसके लिए हमने अलग अलग जो कुछ कंडीशन दी गई थी कि वहाँ पर कोई नगर पालिका या कोई कंटेनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होनी चाहिए, कम से कम उस क्षेत्र में 5000 व्यक्ति निवास करते हों, 75% से अधिक जो मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में लगी हो, उस क्षेत्र की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो ये कंडीशन थी कुछ, उस एरिया को क्या कहेंगे, नगरीय बस्ती कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक था हमारा बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, टाइप एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें हमने दो प्रकार के पढ़े थे आकृति के अनुसार। एक था हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सहत बस्तियाँ, कि जिनमें मकान एक दूसरे के पास पास होते हैं। दूसरी थी हमारी प्रकीर्ण बस्तियाँ, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, जिसमें मकान एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। फिर हमने इन दोनों में डिफरेंस किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था इसमें ग्रामीण बस्तियाँ, रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण बस्तियाँ किन्हें कहोगे, कि जहाँ पर अधिकतर लोगों का कौन सा व्यवसाय होता है, प्राथमिक व्यवसाय होता है। तो क्या क्या करते हैं वहाँ पर, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना इत्यादि व्यवसाय में लोग लगे रहते हैं। उसके बाद इसी के अंतर्गत था कि उन जो रूरल सेटलमेंट हैं उनको अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर कौन कौन से थे, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। तो इसमें हमने पढ़े थे, एक था हमारा वाटर सप्लाई, जलापूर्ति, सेकंड था इसमें लैंड, थर्ड था इसमें अपलैंड, उच्च भूमि का क्षेत्र, फोर्थ था बिल्डिंग मटेरियल, गृह निर्माण सामग्री, फिफ्थ था डिफेंस सुरक्षा। तो ये मेन थे ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इसमें नियोजित बस्तियाँ, प्लान्ड सेटलमेंट किसे कहोगे, कि ऐसी बस्तियाँ जो सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। कि कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, तो सरकार क्या करती है, उस एरिया की डेवलपमेंट करती है, वहाँ पर पानी की, बिजली की, आवास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, और उन सुविधाओं के कारण वहाँ पर लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो ये कहलाती हैं आपकी नियोजित बस्तियाँ। इसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में जो नहरी बस्तियों का विकास हुआ है। तो उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे वो रहेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, रूरल सेटलमेंट पैटर्न। तो आइए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं पढ़ना ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, रूरल सेटलमेंट पैटर्न क्या है। तो ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप क्या दर्शाता है, कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। गाँव की आकृति एवं उसका प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती जो स्थलाकृति और क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। तो जो ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण है वो कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है। कि ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप क्या दर्शाता है, कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं उन्हें कई आधारों पर बांटा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से आधार हैं। देखिए, ये ग्रामीण बस्तियों के कुछ डायग्राम दिए गए हैं इसमें। पहला ये है एक रैखिक प्रतिरूप, कि कोई बीच से एक सड़क जा रही है, उसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। दोनों तरफ क्या, इस तरफ भी बने हुए हैं और इस तरफ भी बने हुए हैं। दूसरा है चौक पट्टी प्रतिरूप, की कोई दो सड़कें हैं, एक यहाँ से ये गई, एक यहाँ से ये गई। तो क्या हुआ, यहाँ भी मकान बने हुए, यहाँ भी मकान, यहाँ भी मकान, यहाँ भी। तो जो ये सड़कें हैं इनके साथ साथ में मकान बने हुए हैं। ये है तारे के आकार का प्रतिरूप, स्टार लाइक पैटर्न। तो इसमें क्या है, देखिए कई सारे रोड एक सेंटर पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। तो इन सभी रोड के साथ साथ जो मकान बने हुए हैं, आप देखते हैं हाउसेस बने हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, तारे के आकार का प्रतिरूप। उसके बाद टी आकार का, कि कोई एक सड़क जा रही है, उस पे से डायरेक्ट को 90 डिग्री पर अगर कोई सड़क मिल गई, उसके बाद फिर से, तो इससे क्या है, टी शेप की
आकृति बन जाती है और इन सभी के साथ साथ मकान बने होते हैं। ये है एक वृत्ताकार प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि बीच में कोई एक मेन जैसे कोई तालाब वगैरह हो सकता है, उसके चारों ओर के एरिया में ही मकान बने हुए पाए जाते हैं। ये कहलाता है वृत्ताकार प्रतिरूप। उसके बाद ये है आपका दोहरा प्रतिरूप की सड़कें यहाँ रुक रही हैं, यहाँ इस तरफ भी मकान बन गए, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ, तो ये कहलाता है दोहरा प्रतिरूप। तो आइए अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं जो ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। सबसे पहले हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, विन्यास के आधार पर। तो देखिए, अगर विन्यास के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को बांटा जाता है तो इसमें मुख्यतः जो पर्यावरणीय स्थिति को देखा जाता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह की स्थिति है, कि वो जो गांव है वो किसी मैदान में है, वो किसी पठार के ऊपर है, वो किसी समुद्र के तट के किनारे है, या किसी वन के बीच में है, या मरुस्थलीय क्षेत्र में है। तो उन्हीं पर्यावरणीय स्थितियों के अनुसार उसे नाम दिया जाता है। तो देखिए, तो विन्यास के आधार पर, सेटिंग के आधार पर देखें तो अगर मैदान में मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि कार्य के आधार पर ग्रामों को बांटा जाता है। जैसे अगर एग्रीकल्चर वाले अधिकतर लोग कृषि कर रहे हैं तो क्या कहोगे, कृषि ग्राम। अगर फिशिंग का कार्य, मछली पकड़ते हैं, मछुआरे हैं तो मछुआरों का गांव। अगर लैम्बरिंग करते हैं, लकड़ी काटते हैं तो लकड़हारों के ग्राम। अगर नोमैडिक हार्डिंग पशुपालक है तो क्या कहोगे, पशुपालक ग्राम आदि नाम दिए जाते हैं। तो ये था ऑन दी बेसिस ऑफ सेटिंग, कि किस स्थान पर हैं वो, उसके आधार पर। ये था आपका क्या कार्य कर रहे हैं वहाँ के अधिकतर लोग, उसके आधार पर। उसके बाद है बस्तियों की आकृति के आधार पर, कि बस्तियों की अलग अलग जो शेप पाई जाती है, ऑन दी बेसिस ऑफ शेप ऑफ दी सेटलमेंट, बस्तियों की आकृति के आधार पर। तो इसमें कई प्रकार की जो ज्योमेट्रिक आकृतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि रेखीय, कोई भी एक सड़क है, उसके इस तरफ भी मकान बन गए और इस तरफ भी मकान बन गए, जो हमने डायग्राम देखा था, तो वो क्या कहलाएगी, रेखीय। ये है आपके आकृति के अनुसार ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो पहला आ गया रेखिक प्रतिरूप। तो इसमें कई प्रकार की ज्यामिति तो बस्तियों की आकृति के आधार पर देखें तो रेखीय बनेंगे, आयताकार बनेंगे, वृत्ताकार, तारे की आकार के, टी आकार के, चौंकपट्टी, दोहरे ग्राम इत्यादि बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रैखिक प्रतिरूप, लीनियर पैटर्न। तो रैखिक प्रतिरूप कहाँ बनेगा, कि एक रेखा, एक सीधी रेखा के साथ साथ मकान कब बनेंगे, कि कोई एक सीधी रेखा जा रही है, कि एक सीधी सड़क जा रही है, उसके दोनों तरफ मकान बन जाएं, तो उन मकानों के पैटर्न को क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे रैखिक प्रतिरूप। कि बीच से ये सड़क जा रही है और इस सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक प्रतिरूप कहलाएगा। तो उस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, घाटी के किनारे और तटबंधों पर स्थित होते हैं। कि रैखिक प्रतिरूप की बस्तियां सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों के किनारे विकसित होती हैं। दूसरा है आपका आयताकार प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कि सड़कें कैसे होती हैं, ऐसे सड़कें होती हैं, यही ऐसे काटेगी, फिर उसके बाद ऐसे चली जाएगी। तो इस तरह से सड़कें एक दूसरे से आगे की आगे मिलती रहती हैं। तो क्या होता है, ये आयताकार होता है, समकोण पर इसमें काटती है। तो आयताकार जो ग्रामीण बस्तियां समतल क्षेत्रों या चौड़ी पर्वतीय घाटियों में पाई जाती हैं, सड़कें आयताकार होंगी और एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। उसके बाद कौन सा प्रतिरूप बनेगा, वो बनेगा आपका सर्कुलर पैटर्न, वृत्ताकार प्रतिरूप बनता है। इस प्रकार के गांव झीलों व तालाबों आदि क्षेत्र के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। कि मान लीजिए गांव के बीच में कोई झील है बड़ी सी, तो उसके चारों ओर मकान बन जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, आपका वृत्ताकार प्रतिरूप बन जाएगा। कोई भी झील है, कोई भी तालाब है, या कभी कभी क्या किया जाता है, किसी भी ग्राम को क्या कैसे बसाया जाता है कि बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है और चारों ओर मकान बनाए जाते हैं, ताकि जो अपने जंगली जो भी जानवर वगैरह उसको कहाँ चरने के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं चरने के लिए, ताकि जो बाहर वाले जानवर वगैरह है उससे इनकी रक्षा हो सके। तो इस तरह से भी वृत्ताकार प्रतिरूप के मकान बनाए जाते हैं।
तो इस प्रकार के गांव झीलों व तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे जिससे पशुओं को रखा जाए ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहें। तो ये था आपका वृत्ताकार प्रतिरूप कि जो वृत्ताकार प्रतिरूप वाले मकान कहाँ बनाए जाएंगे, ग्रामीण बस्तियाँ कोई झील है, तालाब आदि इसके चारों ओर विकसित होती हैं। कभी कभी क्या किया जाता है कि ग्रामीण बस्तियों को इस प्रकार बसाया जाता है कि उनके बीच वाला भाग खुला रहे ताकि वहाँ पशुपालन किया जा सके, कि अपने पशुओं को वहाँ पर छोड़ा जा सके और उन पशुओं को जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रखा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है तारे के आकार के प्रतिरूप आपके, स्टार लाइक पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सारे मकान बन जाते हैं, वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ विकसित हो जाती है। क्या होता है कि कोई एक मेन सेंटर होता है, उसमें से एक सड़क यहाँ से मिल गई, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इस तरह से चारों ओर से आकर सड़कें उसमें मिल गई और इन सड़कों के किनारे दोनों तरफ यहाँ भी मकान बन गए, फिर इसके भी दोनों तरफ मकान बन गए आपके, ये वाली थी इसके भी दोनों तरफ आपके मकान बन गए, यहाँ भी आपके हाउसेस बन गए हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इन सड़कों के किनारे ही क्या बन जाते हैं, मकान बनते रहते हैं और इसी से किस प्रकार की आकृति बनती है, स्टार लाइक पैटर्न, तारे के आकार के प्रतिरूप बनते हैं। तो जिस स्थान पर कई मार्ग आकर मिलते हैं उन सभी मार्गों के सहारे जब मकान बन जाते हैं तो वहाँ तारे के आकार की ग्रामीण बस्तियाँ विकसित होती हैं। ये सभी के सभी ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप हैं, जैसे रेखिक प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियाँ, आयताकार प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियाँ, वृत्ताकार प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियाँ, ये थी तारे के आकार की प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियाँ। उसके अलावा कुछ और हैं, टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार, ये सारे के सारे क्या हैं और बस्तियों का निर्माण होता है। तो टी आकार की बात करें तो टी के आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं। देखिए ये रैखिक प्रतिरूप का एक डायग्राम दिया गया कि ये सड़क है बीचों बीच, तो इसके सहारे सारे देखिए यहाँ से मकान बने हुए हैं दोनों तरफ, एक ये है, एक ये आगे चली गई, यहाँ भी मकान बने हुए। तो ये क्या है, रैखिक प्रतिरूप के उदाहरण हैं आपके। तो टी आकार की ग्रामीण बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं। उसके बाद वाई आकार की ग्रामीण बस्तियां उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां दो मार्ग आकर किसी तीसरे मार्ग में मिल जाते हैं। तो ये कैसे बनती हैं, देखिए इसका एक डायग्राम दिया गया है। वाई आकार की कैसे बनती है कि मान लीजिए कोई एक सड़क जा रही थी, ये एक सड़क जा रही थी, आगे जाकर ये दो भागों में बंट गई, एक इस तरफ चली गई, एक इस तरफ चली गई। तो पहले कहाँ, यहाँ मकान बने हुए थे आपके, उसके बाद क्या, जैसे ये दो में बढ़ गई यहाँ बन गए, यहाँ बन गए दोनों के साथ आस पास, या दो सड़कें आकर कहीं मिल जाएं एक दूसरे में और एक मेन सड़क में चले तो वो कहलाता है आपके वाई आकार की ग्रामीण बस्तियाँ। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर प्रारंभ होती है और इन चौराहों को चारों दिशाओं में बसाव आरंभ हो जाता है। क्रॉस आकार की मतलब एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी क्रॉस आकार की, कि इनके दोनों तरफ मकान बनना शुरू हो जाए ऐसे, तो यहाँ पर, तो ये कहलाएंगी आपकी क्रॉस आकार की ग्रामीण बस्तियाँ। उसके बाद दोहरे ग्राम कि नदी पर पुल या फेरी के दोनों और इन बस्तियों का विस्तार होता है, कि कोई भी नदी है, ये नदी है आपकी, तो इसके दोनों तरफ, तो देखिए नदी है आसानी से तो पार कर नहीं सकते, अगर कहीं पुल होगा तो तभी इसको पार किया जा सकता है। तो क्या होता है, कुछ मकान इस साइड बस जाएंगे नदी के आमने सामने, लेकिन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वो नहीं है इनका, यहाँ भी बस जाएंगे। तो ये क्या कहलाती हैं, इस प्रकार की बस्तियाँ दोहरे ग्राम वाली बस्तियाँ कहलाती हैं। सिर्फ पुल, जैसे कोई पुल है तो उसी से पार करके ये एक दूसरे की तरफ आ सकती हैं, ये कहलाते हैं आपके दोहरे ग्राम वाली बस्तियाँ। ये थी आपके ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, कौन कौन से प्रतिरूप हैं। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप
सबसे पहले वर्गीकरण किया था ऑन दी बेसिस ऑफ सेटिंग, विन्यास के आधार पर, कि वहाँ की जो पर्यावरणीय स्थिति उस पर निर्भर करेगा कि मैदानों क्षेत्रों में तो ग्रामीण बस्तियों के मैदानी गांव, पठारी क्षेत्रों में पठारी गांव, तटीय क्षेत्रों में तटीय गांव, वन क्षेत्रों में वन गांव, मरुस्थलों में तो मरुस्थलीय गांव कहेंगे। उसके बाद दूसरा था कार्य के आधार पर गांव, अगर कृषि कार्य किया जा रहा है कृषि गांव, मछली पकड़ी जा रही है तो मछुआरों के गांव, लकड़ी काटी जा रही है लकड़हारों के गांव, पशुपालन किया जा रहा है पशुपालकों के गांव। उसके बाद तीसरे नंबर पर था आकृतियों के आधार पर बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां। तो आकृतियों के आधार पर पहली थी रेखिक प्रतिरूप, उसके बाद थी आयताकार, उसके बाद थी वृत्ताकार, नेक्स्ट थी इसमें तारे के आकार की, उसके बाद थी टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार, उसके लास्ट थी इसमें दोहरे गांव कि लीनियर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार पैटर्न। तो ये थी अलग अलग आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण। तो मुख्यतः जो बस्तियों का वर्गीकरण तीन आधार पर हुआ, ऑन दी बेसिस ऑफ सेटिंग विन्यास के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन कार्य के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ शेप ऑफ दी सेटलमेंट आकृति के आधार पर। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, कि ग्रामीण बस्तियों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है एवं इनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। ये नियोजकों के सम्मुख बड़ी चुनौती और सुअवसर प्रस्तुत करती हैं, कि जो योजना बनाने वाले उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है कि जो विकसित देश, विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर जो रूरल सेटलमेंट है उनकी संख्या क्या है, बहुत अधिक है। और उनका जो ढांचा है कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो फैसिलिटी हैं वो भी बिल्कुल कम पाई जाती हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। तो दूसरी क्या हो गई इसमें कि जो विकासशील देश हैं इनमें ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। उसके बाद पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, ये भी एक समस्या है। उसके बाद वहाँ पर जो भी पानी मिलता है, जल जनित बीमारियाँ जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्याएं वहाँ पर रहती हैं। अगर बात करें दक्षिण एशिया के देश प्राय बाढ़ और सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ये सारी की सारी क्या ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं हैं। उसके बाद शौचघर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य हैं, कि जो गांव में इधर उधर कूड़ा कचरा फैला रहता है, आप भी देखते हैं आसपास के अपने गांव में देख सकते हो, जिनसे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती हैं। आप देख सकते हो आपके गांव में अच्छा पीने का पानी नहीं मिलेगा, कूड़ा कचरा जैसे गोबर वगैरह इधर उधर फैला रहता है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, आपको स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए कहाँ शहरों में जाना पड़ता है। उसके बाद मकानों की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाली गृह निर्माण सामग्री हर परिस्थितिक प्रदेश में अलग अलग होती है। जो मकान मिट्टी, लकड़ी, छप्पर के बनाए जाते हैं उन्हें भारी वर्षा और बाढ़ के समय काफ़ी नुकसान होता है, कि सभी जगह पक्की ईंटों के मकान नहीं बनाए जाते, कहीं पर घास या छप्पर के मकान भी बनाए जाते हैं। तो जब तूफान आता है या बाढ़ आती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, तो इससे उन्हें लॉस होता है एवं हर वर्ष उनके उचित रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर मकानों की रूपरेखा भी ऐसी होती है जिसके लिए उपयुक्त संतान नहीं होता है। एक ही मकान में मनुष्यों के साथ साथ पशु भी गाँव में पाए जाते हैं, तो ये भी एक ग्रामीण बस्तियों की समस्या है। इसी मकान में पशु शेड के नीचे उनके चारा खाने की जगह भी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जंगली जानवरों से पालतू पशुओं और उनके चारे की रक्षा उचित ढंग से हो सके। उसके बाद कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी गाँव की जो मुख्य समस्याओं में से एक है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से कट जाता है, क्योंकि सड़कें क्या हैं, कच्ची हैं और आधुनिक संचार के साधनों की कमी है। तो कच्ची सड़कें होने के कारण जब बारिश होती है तो वो सड़कें बिल्कुल टूट जाती हैं, तो जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में भी अधिक कठिनाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट है विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन हो जाता है, कि जो गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं नहीं हैं। यह समस्या उस समय और विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ है
और विशाल क्षेत्र में मकान बिल्कुल दूर दूर तक विकसित हो गए हैं कि बहुत बड़े एरिया में कोई गांव फैल गया है, लेकिन तो वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं पहुंचाना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये थी आपकी ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। तो देखिए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कौन कौन सी हैं। तो ग्रामीण बस्तियों में पर्याप्त रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इसके कारण क्या है, लोग कहाँ, नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। दूसरा देखें तो जल की समस्या होती है, जल की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण लोगों को लंबी दूरी तक स्वच्छ जल प्राप्ति के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट, सिंचाई सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कृषि प्रभावित होती है। नेक्स्ट, जो जल के निकास की प्रणाली है उसकी उचित व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण क्या है, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है और पानी से फैलने वाली बीमारियां फैल जाती है, जैसे डेंगू हो गया, पीलिया, हैजा जैसी बीमारियां। नेक्स्ट, जैसे ग्रामीण बस्तियों में बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण छोटी छोटी बीमारियों से अधिक लोग बीमार रहते हैं। उसके बाद है उचित शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण अधिकतर जो ग्रामीण जनसंख्या की है जो पुराने विचारों वाली है कि उनका विकास नहीं हुआ है। आज भी अधिकतर लोग कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं। उसके बाद और समस्याएं जैसे पक्की सड़कें नहीं हैं, स्कूल कॉलेज, जो मेडिकल फैसिलिटी, अस्पताल जैसी जो सुविधाएं हैं उनका भी यहाँ पर अभाव पाया जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो विकासशील देशों में जैसे आज भी अनेक ग्रामीण बस्तियों में सूचना, संचार तकनीक आदि विकसित नहीं हो पाई है। तो ये हैं आपकी मुख्यतः ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। तो इसी के साथ यहाँ तक हमारी ग्रामीण बस्तियाँ ख़त्म होती हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा नगरीय बस्तियाँ। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा मेन टॉपिक रहेगा नगरीय बस्तियाँ किसे कहते हैं। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर करेंगे, व्यवसाय के आधार पर, प्रशासन के आधार पर। फिर देखेंगे नगरीय क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो कार्यों के आधार पर कुछ अलग अलग नगरों के प्रकार, जैसे प्रशासनिक नगर हो गए, व्यावसायिक नगर आएंगे, सांस्कृतिक नगर आएंगे। उसके बाद मेन टॉपिक रहेंगे आकृति के आधार पर कुछ नगरों के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, उसका एग्जाम्पल लेंगे। जो कैनबरा है आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया वो लेंगे। उसके बाद नगरीय बस्तियों के प्रकार देखेंगे कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, नगरीय बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।